आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स और स्केलर और वेक्टर के टाइप्स। वेक्टर्स एंड स्केलर्स या वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड स्केलर क्वांटिटीज़, इनको समझने से पहले हमने सबसे पहले पढ़ना है क्वांटिटीज़ क्या है। क्वांटिटीज़ के बगैर हमारी जो है ना ज़िंदगी चल नहीं सकती। अभी आप बाज़ार जाते हैं कपड़ा ख़रीदने के लिए, तो आप दुकानदार से कहते हैं मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। ये जो 5 मीटर क्या है, ये 5 मीटर जो है ये लेंथ है। लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। मीटर आर्ट एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। इसी तरह हम दुकानदार के पास जाकर हम कहते हैं 5 kg शुगर चाहिए। ये जो 5 kg शुगर क्या है, ये जो kg है मास, मास मीन्स फिजिकल क्वांटिटी है। यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बगैर हम ना साइंटिफिकली कोई काम कर सकते हैं, ना बिजनेस कर सकते हैं, ना कोई और काम कर सकते हैं। हमारा वास्ता फिजिकल क्वांटिटीज से पड़ता है। हमारा जो लेन देन है वो हम फिजिकल क्वांटिटी को इस्तेमाल करते हुए हम करते हैं। तो इससे आपका अंदाज़ा हो गया होगा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो डायरेक्शन चाहिए, कुछ को सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। जैसा कि 5 kg शुगर, 5 kg शुगर में डायरेक्शन नहीं चाहिए। ये नहीं कह सकते कि 5 kg चीनी नॉर्थ की तरफ दें, साउथ की तरफ दें, ये तो फिर सुनने वाला हंसेगा। इसी तरह एक बच्चा जो है ना बाजार में खो जाता है सपोज, तो उसके जो पेरेंट है वो किसी से पूछता है, बच्चा तो नहीं देखा। अगर किसी ने देखा होगा तो वो कहेंगे यहाँ से फलान की तरफ गया है। बच्चा जिस डायरेक्शन में गया होगा उसकी डायरेक्शन को मेंशन करेंगे तो पेरेंट्स उसकी तरफ जाएगा और वो बच्चे को ढूंढ सकता है। अगर वो बंदा कहे कि बच्चा जो है यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर गया है, अब कुछ डिस्टेंस पर गया है इसका मतलब किस डायरेक्शन में गया है ये आपको नहीं पता, किसी डायरेक्शन में आप नहीं जा सकते। कुछ क्वांटिटीज़ को डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन के बगैर हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, हमें उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसे हैं जिनको डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो जिन क्वांटिटीज़ को डायरेक्शन चाहिए उनको हम वेक्टर कहते हैं, और जिन क्वांटिटीज़ को डायरेक्शन नहीं चाहिए उनको हम स्केलर कहते हैं। स्केलर्स आर scalar quantities. Scalars are scalar quantities. Those quantities that have only magnitude are called scalar quantities. Scalar quantities. For example, distance, mass, and speed, etc. Vectors are vector quantities. Those quantities which have both direction and magnitude are called वेक्टर क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जांपल्स है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड मोमेंटम एंड वेलोसिटी लिख दो, वेलोसिटी एक्सेट्रा। तो ये हो गई हमारे पास स्केलर और वेक्टर की डिफिनीशन। तो स्केलर में हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, जबकि वेक्टर में हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के
बगैर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती। अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने से अगर वेक्टर कहलाता है तो फिर करंट और प्रेशर वेक्टर क्यों नहीं है? तो इसका आंसर ये है, सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने से वेक्टर नहीं बनता। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ एक और चीज़ भी होनी चाहिए। अभी आगे आप पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, वहाँ पे आप पढ़ेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्क का जो फार्मूला है एफ डी कास थीटा। अगर आप एंगल को चेंज करेंगे ना तो वर्क की वैल्यू चेंज हो जाती है। बेशक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, फोर्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, लेकिन एंगल के वैल्यू चेंज होने से पास ऑफ वर्क डन की वैल्यू ज़ीरो भी आती है, पास ऑफ मैक्सिमम। इस तरह से एंगल पे भी डिपेंड करता है। जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के अलावा थर्ड चीज़ पे भी डिपेंड करता है, वो हमारे पास है एंगल। इसको कहते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी वेक्टर एक लॉज और रूल के तहत ऐड होता है, उसको भी फॉलो करना मस्ट है वेक्टर होने के लिए। उसको फॉलो करने का मतलब ये है, दो वेक्टर के दरमियान अगर आप एंगल को चेंज करेंगे तो उनके रिजल्टेंट की वैल्यू डिफरेंट आएगी। लेकिन करंट और प्रेशर में अगर आप एंगल को जितनी मर्जी चेंज करेंगे तो करंट और प्रेशर में जो वैल्यूज है वो उनका सम है, रिजल्टेंट है, वो हमेशा सेम आएगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल मींस दो लाइन है ऐसे, इन दोनों लाइन को, ये दो लाइन है, आगे से भी प्रोड्यूस करें ऐसे, पीछे भी प्रोड्यूस करें, ये दोनों साइड से अगर मीट ना करे, इंटरसेक्ट ना करे, उसको हम कहते हैं पैरेलल। ये तभी पॉसिबल है जब दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो। तो हम लिख सकते हैं अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में लाई करे तो उन दोनों वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। इफ टू आर मोर देन टू वेक्टर्स have same direction, then these vectors are called parallel vectors। जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये वेक्टर ए है हमारे पास, ये वेक्टर बी है, ये सेम डायरेक्शन में। मैं एक और डायग्राम बनाऊंगा, ये वेक्टर हमारे पास सी है, ये वेक्टर डी है। पैरेलल में एक चीज आपने याद रखनी है, डायरेक्शन तो सेम होनी चाहिए। दो या दो से ज्यादा वेक्टर की हमेशा डायरेक्शन सेम होना मस्ट है पैरेलल के लिए। लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, सिर्फ डायरेक्शन को आपने कंसिडर करना है। तो यह कहना गलत है कि पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है, डायरेक्शन सेम होती है, ये कहना गलत है। मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है, बट डायरेक्शन सेम होना मस्ट है। अब अक्सर क्वेश्चन ये करते हैं अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो जाए तो वो इक्वल वेक्टर है, वो पैरेलल नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इक्वल वेक्टर में डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और सेम यूनिट भी होनी चाहिए। तो इक्वल वेक्टर को आप पैरेलल वेक्टर भी कह सकते हैं, इक्वल वेक्टर को आप पैरेलल वेक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन पैरेलल वेक्टर, हर पैरेलल वेक्टर को आप इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते। हाँ, पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर हो सकता है, बट हर पैरेलल वेक्टर इक्वल नहीं हो सकते। सपोज मेरे पास ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, तो ये डिफरेंट क्वांटिटीज है, तो आप इसको पैरेलल तो कह सकते हैं लेकिन इक्वल नहीं कह सकते हैं। इक्वल के लिए यूनिट भी सेम होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे है एंटी पैरेलल वेक्टर। Anti-parallel vectors, if two vectors have different direction, if two vectors have opposite direction, then these vectors are called एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी
पैरेलल वेक्टर्स। एक वेक्टर ऐसे हैं, वेक्टर ए है, एक वेक्टर ऐसे हैं, यह हमारे पास वेक्टर बी है, तो इसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में थीटा की वैल्यू 0 होती है, एंटी पैरेलल में थीटा की वैल्यू 180 होती है। क्योंकि एंगल निकालने के लिए हमने टेल को टेल से मिलाना है, तो अगर आप टेल को टेल से मिलाएंगे तो वेक्टर बी यहाँ पे आ जाएगा, वेक्टर ए यहाँ पे आ जाएगा, वेक्टर ए, तो यहाँ पर बनेगा 180 डिग्री। परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर्स ये होता है कि अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री बना ले, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, अगर ये दोनों राइट एंगल पर हो, या राइट एंगल पर होने का मतलब दोनों के दरमियान 90 डिग्री बन जाए, ऐसे वेक्टर को हम परपेंडिकुलर वेक्टर कहते हैं। ऐसे वेक्टर ए बी, इनके दरमियान 90 का एंगल है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कोई भी सिर्फ दो वेक्टर के दरमियान एंगल 90 डिग्री का है, तो इनको हम परपेंडिकुलर वेक्टर कहते हैं। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर वो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और यूनिट भी सेम हो। ये एक वेक्टर है, ये 3 मीटर पर सेकेंड है, और दूसरा वेक्टर भी हमारे पास क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड है, इसी डायरेक्शन में है, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, यूनिट भी सेम है, ये इक्वल वेक्टर है। अगर यहाँ स्पीड की जगह एक्सेलरेशन होता तो ये इक्वल वेक्टर ना होता। तो इक्वल वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और सेम यूनिट भी होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास है कोलिनियर वेक्टर्स। दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम कोलिनियर कहते हैं अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर सेम लाइन के ऊपर हो। डायग्राम बना सकते हैं, ये लाइन है, ये लाइन है, वेक्टर ए भी इसी लाइन पर है, वेक्टर बी भी इसी लाइन पर है, वेक्टर सी भी इसी लाइन पर है। यानी कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर अगर सेम लाइन के ऊपर हो तो उसको हम कोलिनियर कहते हैं। यहां पर डायरेक्शन सेम होना जरूरी नहीं है, ये एक लाइन है, एक वेक्टर यूं भी हो सकता है, एक दूसरा वेक्टर ऐसे भी हो सकता है। कोलिनियर वेक्टर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे डायरेक्शन सेम हो चाहे डायरेक्शन डिफरेंट हो, वो सेम लाइन के ऊपर होना चाहिए। कोप्लेनर वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर अगर सेम प्लेन में हो उसको हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। प्लेन होता है जैसे कि हमारे रूम के चार साइड्स, नीचे जो फ्लोर और सीलिंग, ऊपर जो छत है, 6 प्लेन है हमारे रूम के अंदर। तो आप समझ गया होगा, ये जो व्हाइट बोर्ड है यहां से यहां तक सेम प्लेन है, सेम साइड पर जो बॉडीज होंगी वो हमेशा सेम प्लेन में होंगी। जैसे कि मेरा हाथ है, अगर ये 3 वेक्टर है, इन तीनों वेक्टर को मैंने हथेली पे ऐसा रखा, तो ये तीनों वेक्टर मेरे हथेली के ऊपर आ रहे हैं, तो ये जो हथेली क्या है, ये सेम प्लेन है, तो ये तीनों वेक्टर सेम प्लेन में है। अगर इनमें से अगर दो वेक्टर ऐसे हैं, एक ऐसा होगा, ये दो वेक्टर हथेली के ऊपर आ रहे हैं, ये दोनों तो सेम प्लेन में है, ये वाला इनके प्लेन में नहीं होगा, ये वाला डिफरेंट प्लेन में है। तो दो या दो से ज्यादा वेक्टर अगर सेम प्लेन में हो तो उनको हम कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर उसे कहते हैं जब दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो किया है, वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, माइनस वेक्टर उस डायरेक्शन में है। यहाँ पर दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो किसी और वेक्टर की लोकेशन को, पोजीशन को जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड 1 हो और इसको हम किसी दूसरे वेक्टर को डायरेक्शन देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इनको यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर को ए से जेड तक किसी भी अल्फाबेट से हम डिनोट कर सकते हैं और उसके ऊपर कैप डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया है, ए कैप इज इक्वल टू ए पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। यहाँ से पोजीशन वेक्टर की वैल्यू निकालें तो पोजीशन वेक्टर इक्वल होगा इट्स मैग्नीट्यूड एन यूनिट वेक्टर।
अगर इसकी मैग्नीट्यूड 5 है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होगी, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। यानी यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होने से हमें ये फायदा होगा, किसी भी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू को वो चेंज नहीं करेगा, और ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। फ्री वेक्टर वो वेक्टर जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? सपोज यहाँ पर एक वेक्टर है ऐसे, इसकी जो लेंथ है हमारे पास है 2, सपोज ये डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर है, तो यहाँ पर एंगल है 30 डिग्री। तो आप इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेलल शिफ्ट करने के लिए एक तो लेंथ चेंज ना करें, दूसरी बात डायरेक्शन चेंज ना करें, तीसरी बात एंगल को चेंज ना करें। ऐसे 2 मीटर 30 डिग्री, मैंने लेंथ, डायरेक्शन और एंगल को चेंज किए बगैर एक जगह से दूसरी जगह हम शिफ्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। कंक्यूरेंट वेक्टर, कंक्यूरेंट वेक्टर्स कहते हैं दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स अगर सिंगल पॉइंट पर मीट करे, इंटरसेक्ट करे, उन वेक्टर्स को हम कंक्यूरेंट वेक्टर कहते हैं। डायग्राम हम यूं बना सकते हैं, ये पॉइंट है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, सपोज F1, एक इस डायरेक्शन में लग रही है F2, एक इस डायरेक्शन में लग रही है F3, और एक इस डायरेक्शन में लग रही है F4। तमाम फोर्स एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रही है, यानी इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है फोर्सेस, या इस पॉइंट के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। इन फोर्सेस को हम कंक्यूरेंट फोर्सेस कहते हैं। फोर्स इज अ वेक्टर, सो इनको हम कंक्यूरेंट वेक्टर्स कहते हैं। नल वेक्टर, नल वेक्टर वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मीन्स अनडिफाइंड डायरेक्शन हो, जिसकी डायरेक्शन डिफाइंड ना हो। जब हम दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर को ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो नल वेक्टर आ जाता है। अब यूँ लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, प्लस एन माइनस, ये आपस में 0 होगा, 0 इज आल्सो ए वेक्टर। ये हमारे पास नल वेक्टर है। अब इसकी मैग्नीट्यूड तो 0 है, लेकिन इसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, यानी डायरेक्शन अनडिफाइंड है। ये आपके ऊपर है, आप नॉर्थ में भी ले सकते हैं, साउथ में भी, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी। इस वेक्टर को हम नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहते हैं।